नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। कनाडा हिंदुस्तान से रिश्ते और खराब करने को तैयार। तो कनाडा अब हिंदुस्तान से राजनयिक रिश्ते पूरी तरह से खत्म करने की धमकी देने लगा है। हिंदुस्तान इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि कनाडा आरोप तो लगा रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि हमारे पास सबूत नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से खत्म होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक नजर उन खबरों पर भी जिन पर आगे होगी बात। इजराइल ने एक शरणार्थी कैंप पर किया हमला। हिजबुल्लाह ने कहा इजराइल को देंगे जवाब। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरा उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया का दावा, रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के सैनिक। और चलते चलते बात क्यूबा में हुए ब्लैकआउट। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। हिंदुस्तान, अमेरिका और कनाडा इस समय खालिस्तानी समर्थकों को लेकर भिड़ गए हैं। एक तरफ अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है, लेकिन कनाडा को लेकर उसका रुख बेहद सख्त है। अमेरिका ने हिंदुस्तानी नागरिक विकास यादव पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान लेने की साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। विकास पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का कहना है कि विकास हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जुड़े थे। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि हिंदुस्तान सरकार ने विकास को उनके पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया है। विकास पहले अमेरिका में थे, कुछ वक्त पहले वो भारत आ गए थे। वो हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के प्राणपुर गांव के रहने वाले हैं। 10 अक्टूबर को उनके गिरफ्तार होने की खबर आई थी। दरअसल पन्नू के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें निखिल गुप्ता और CC1 नाम का एक शख्स शामिल था। अब FBI ने CC1 को ही विकास यादव बताया है। अमेरिका ने निखिल गुप्ता को पहले ही चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका का दावा है कि विकास ने ही निखिल गुप्ता को इस साजिश में शामिल किया और निर्देश दिए जिसमें पन्नू के बारे में पूरी जानकारी थी। इसमें पन्नू का एड्रेस, मोबाइल नंबर और रोजाना की हर एक गतिविधि शामिल थी। अमेरिका ने पन्नू के मामले में विकास यादव को आरोपी बनाया है, लेकिन उसने कनाडा के उस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है जिसमें कनाडा ने कहा था कि विकास का निज्जर मामले से भी संबंध है। कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि CC1 निज्जर की जान लेने के मामले में शामिल था, लेकिन अब अमेरिकी विदेश विभाग ने ही ट्रूडो के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका के कहने पर हिंदुस्तान में विकास यादव पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन कनाडा के आरोपों को लेकर हिंदुस्तान ने साफ कह दिया है कि पहले वो सबूत दे। लेकिन कनाडा ने इस बात को खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सूचनाएं हैं। और इस मामले में अब दोनों ही देशों के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कनाडा की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि उसकी इच्छा हिंदुस्तान से संबंध सुधारने की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ट्रूडो का पूरा ध्यान इस समय अगले साल कनाडा में होने वाले संसदीय चुनाव पर है और वो वोटों के लिए हिंदुस्तान से संबंध पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जितने भी राजनयिक इस समय कनाडा में हैं, वो सभी नोटिस पर हैं। हम ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। कनाडा की धमकी के खिलाफ हिंदुस्तान ने भी सख्त कदम उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने कनाडा सीमा सेवा एजेंसी यानी CBSA के एक अधिकारी को भगोड़े आतंकियों की सूची में शामिल कर लिया है। जिस अधिकारी का नाम आतंकियों की सूची में शामिल किया गया है, उनकी पहचान संदीप सिंह सिद्धू के रूप में हुई है। इसके साथ ही कनाडा से उसके प्रत्यर्पण की मांग भी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CBSA के कर्मचारी और प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी ISYF के सदस्य संदीप सिंह सिद्धू पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। संदीप सिंह सिद्धू के कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित खालिस्तान आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े और ISA के साथ संबंध है। कथित तौर पर 2020 में संदीप सिंह ने बलविंदर सिंह संधू की जान लेने के मामले में मुख्य भूमिका निभाई थी। शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह संधू को अमेरिका और कनाडा में सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के नेतृत्व में खालिस्तान जनमत संग्रह का विरोध करने के लिए जाना जाता था। हिंदुस्तान ने संदीप सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कनाडा ने उन्हें इसका इनाम दिया है और CBSA में अधीक्षक के पद पर प्रमोशन दे दिया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा था कि पिछले 1 दशक या उससे अधिक समय में हिंदुस्तान की ओर से भेजे गए कम से कम 26 प्रत्यर्पण अनुरोध अभी भी कनाडाई अधिकारियों के पास लंबित है। कनाडा हिंदुस्तान के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार को ढेर कर दिया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अब हमास की कमर पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन उन्होंने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक देश की सेना लड़ती रहेगी
और हमास को कमजोर करने के लिए गजा में तैनात रहेगी। दोनों पक्षों का ये रुख इस बात का संकेत देता है कि दोनों ही संघर्ष को समाप्त करने के करीब नहीं हैं, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ने गजा में और लेबनान में युद्ध को और तेज करने की कसम खाई है। जल्द ही हमास को अपना नया चीफ मिल जाएगा। हिजबुल्लाह के समर्थक ईरान ने भी कहा है कि सिनवार का बदला लिया जाएगा, इससे प्रतिरोध की भावना और मजबूत होगी। इस बीच हमास ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका चीफ सिनवार अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इससे हमास की ताकत कम होने की जगह और बढ़ेगी। हमास जल्द ही सिनवार की जगह नए चीफ को नियुक्त कर सकता है, जबकि उसके भाई मोहम्मद सिनवार को इजराइल के खिलाफ युद्ध में अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हिजबुल्लाह ने भी घोषणा की है कि वो इजराइल के खिलाफ एक नया और बेहद सख्त रुख अपनाने वाला है, और हिजबुल्लाह ने जो कहा उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया गया है। लेबनान से इजराइल की इमारत पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजराइल में हाइफा कैसरिया इलाके में हमला किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि प्रधानमंत्री के घर पर ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन जिस समय ये हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां नहीं थे। साफ है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम में एक बार फिर हिजबुल्लाह के ड्रोन ने सेंध लगा दी है, जिसे इजराइल रोकने में एक बार फिर नाकाम साबित हुआ है। साफ है, आने वाले समय में इजराइल की टेंशन घटने की जगह बढ़ने वाली है, और इसी के चलते इजराइल लगातार गजा और लेबनान में हमले कर रहा है, और इजराइल के हमले में अधिकांश मामले में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। इजराइल ने अब जवालिया के पास एक शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया है, जिसमें 33 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इजराइल का कहना है कि वो हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा था, जो वहां फिर से संगठित हो रहे थे। तब से इस क्षेत्र में कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों की एजेंसी ने चेतावनी दी है। एजेंसी का कहना है कि उत्तरी गजा में नागरिकों के सामने बेहद गंभीर स्थिति दिखाई दे रही है। वहां के परिवार भारी बमबारी के तहत नृशंस परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने मानवीय सहायता को गजा में पहुंचने से रोकने का फैसला नहीं बदला तो अमेरिका इजराइल को दी जा रही सैन्य सहायता बंद कर देगा। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। करीब 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ यूक्रेन को पूरा नाटो गठबंधन मदद कर रहा है, तो रूस अकेले ही इन सभी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, और अब रूस को इस लड़ाई में उत्तर कोरिया की मदद भी मिल गई है। दक्षिण कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की मदद से युद्ध कर रहे हैं। कम से कम 1500 सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया का ये कदम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस मामले को लेकर यूक्रेन के संपर्क में है और एआई का इस्तेमाल करके उत्तर कोरियाई अधिकारियों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। वो यूक्रेन के दोनोस्क में मौजूद हैं और रूस की तरफ से उत्तर कोरियाई मिसाइल फायर करने में मदद कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के मिलिट्री बेस पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजेंसी ने पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने हथियार भेजने के बाद अब सैनिक भी भेजने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक रॉकेट और 13,000 से ज्यादा कंटेनर रूस को सप्लाई किए थे। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ऐसा ही दावा किया था कि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के लिए युद्ध लड़ सकते हैं। इस बीच उत्तर कोरिया के संबंध दक्षिण कोरिया से भी तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि अगर दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार अभियान रोका नहीं गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते बात क्यूबा में गहराए बिजली संकट की। क्यूबा में अचानक ही बिजली संकट गहरा गया है। पूरा देश ब्लैकआउट हो गया। क्यूबा के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रिक ग्रिड बंद होने से द्वीप के प्रमुख बिजली संयंत्रों में से एक एंटोनिया गुइट्रस पावर प्लांट ठप हो गया, जिससे चलते पूरे देश की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। क्यूबा में ऊर्जा की कमी के चलते सरकार ने बिजली बचाने के लिए कठोर नियम अपनाने के लिए कहा है। इसमें श्रमिकों से घर पर रहने की अपील भी की गई है। बिजली की कमी के कारण सप्ताह के अंत तक स्कूलों में कक्षाएं रद्द कर दी गई। साथ ही नाइट क्लब और मनोरंजन केंद्रों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। केवल जरूरी काम करने वाले श्रमिकों को ही अपने काम पर जाने के लिए कहा गया है। क्यूबा बिजली संकट के पीछे अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ तूफानों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुएल मारेरो क्रूज ने कहा है कि देश के सीमित उत्पादन में से ज्यादातर लोग पूरी तरह से बिजली के संकट का सामना कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि ब्लैकआउट कब तक चलेगा। हालात ये हैं कि रात के समय शहर में कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।